नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है। जब एक वायरस बॉडी के बाहर रहता है, किसी होस्ट सेल के बाहर रहता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर कोई भी अपना एंजाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई भी ऐसा एंजाइम्स नहीं है जो एसेंशियल जो मेटाबॉलिज्म होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, वो उसके पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है या ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो एसेंशियल प्रोटीन को बना सके जिससे वो ज़िंदा रह सके। तो उसके पास अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आरएनए या डीएनए के फॉर्म में वो कोडेड होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को बस प्रोटेक्ट किया हुआ एक प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसको हम कैप्सिड के नाम से बोलते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज अब जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब वो बाहर वायरस जब बाहर इस रूप में है, उसके पास कोई फंक्शन करने का, कोई अपना रेप्लिकेशन करने का, अपने डॉटर सेल्स बनाने का, अपने जैसे प्रोगेनी पैदा करने का, जब उसके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, अपने प्रोगेनी को प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए ये वायरस अपना दूसरा तरीका अपनाता है। जब उसके पास अपना नहीं है, तो किसी उसको अपने रेप्लिकेशन करने के लिए किसी दूसरे होस्ट का मशीनरी है या उसका मैकेनिज़्म है, उसको अपनाना पड़ता है। इसलिए वायरस किसी होस्ट के अंदर पहले एंटर करता है। एंटर करने के बाद उसके जो भी मैकेनिज़्म है, उसके मशीनरीज है या उसके जो भी मैकेनिज़्म है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, चाहे जो भी कुछ है, उसको अपनाता है। और अपनाने के बाद फिर अपनी जो डॉटर सेल्स है उसकी मदद से, उसके मैकेनिज़्म के, उस होस्ट मैकेनिज़्म के मदद से अपने रेप्लिकेशन कर पाता है और वो अपने जैसे बहुत सारे प्रोगेनी या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर पाता है। तो देखेंगे कि इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर ये किस तरह से करता है और कैसे-कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये एक वायरस है, ठीक है? वायरस का ये वाला पार्ट एनवेलप है, ये वाला कैप्सिड है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए के रूप में है। ये हमें मान लेते हैं कि एक होस्ट है, होस्ट सेल है, ठीक है? एक वायरस जब है तो इसके जो एनवेलप के ऊपर स्पाइक है या एनवेलप के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, और हर एक होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर, दैट इज मीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर कुछ भी नहीं है, एक मेजर हिस्टोकम्प्लेट MHC करके बोल सकते हो, मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और वो प्रोटीन का ही होता है, यानी प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो इसके ऊपर रिसेप्टर के तौर पे एक रिसेप्टर मान लीजिए कि ये रिसेप्टर्स ऐसे हैं, इस पे बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जब इसके एनवेलप का रिसेप्टर इससे जब बाइंड करेगा, यानी इसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से वायरस का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर सेल मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के मैच करेगा, तो दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगा। फाइनली होगा क्या कि वायरस इसके सेल में, होस्ट के जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर धीरे धीरे चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन की जो ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होना शुरू होगा, और मॉडिफिकेशन इस तरीके से होगा कि ये दो तरीके से मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेगा। पहला कोशिश ये करेगा कि या तो एंजाइमेटिक रिएक्शन करके उसको सीधा का सीधा अंदर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेल का एक नॉर्मल फिनोमेनन होता है कि जब उसके ऊपर कोई चीज़ आता है और उससे जब बाइंड कर लेता है, अगर उसके जैसा प्रोटीन, उसके जैसा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है मैच कर जाता है, तो वो बाइंड कर लेता है और अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। या तो वो निगलने की कोशिश करता है या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस करके उसको अंदर रखने की कोशिश करता है। तो या तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू इसको अंदर लाने की कोशिश करेगा, और नहीं तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें मॉडिफिकेशन लाएगा ये। जब ये होस्ट का सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई होगा, तो ये अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाएगा, और फाइनली ये दोनों साइड से उठ जाएगा और अंदर ये धंस जाएगा, कर्व सा का बना लेगा, और ये जो वायरस है अंदर की तरफ एंट्री का उसका रास्ता बनाएगा। फाइनली वो सेल
जो सेल का जो मेम्ब्रेन है इतना मॉडिफाई हो जाएगा कि पूरी तरीके से ये यहाँ पे ब्रोकन डाउन हो जाएगा जिस जगह पे वो अटैच हुआ है, और सेल को वायरस को अंदर ले लेगा और फिर ये अपने आप से नॉर्मल फिर से मॉडिफाई के जैसा था वैसा आ गया। यानी कि सेल उसको निगल लेगा, खा लेगा अपने मॉडिफिकेशन करके। इसको हम फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। एंडोफेगोसाइटोसिस करेगा और अंदर की तरफ ले लेगा। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू अब वो वायरस है होस्ट के अंदर आ चुका है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में आ चुका है। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में तरह तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शंस करने वाले एंजाइम्स के वैक्यूल्स है, एंजाइम्स के छोटे छोटे पैकेट्स है। अब जैसे बाहर से कोई चीज़ आता है तो उसको खाने के लिए सेल को तो ये लगा है कि बाहर से कुछ आया है उसको इंगल्फ कर लो, नष्ट कर दो, उसे खा जाओ, तो वो तो अंदर लेके आएगा। अब सेल को थोड़ी पता है कि हाँ कि जो उसने इंगल्फ किया है वो जहर है, उसके लिए नुकसानदायक है, उसको मालूम नहीं। और वो सेल जो जिस वायरस को उसने इंगल्फ करके अपने अंदर लिया है, तो ये अपने अंदर के जो वैक्यूल्स है इसके अंदर से एंजाइम्स रिलीज करना शुरू करेगा। और ये एंजाइम्स किसी भी तरीके के प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको तोड़ देता है, लिपिड वाले पार्ट को भी तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को भी तोड़ देता है। तो हम जानते हैं कि जो इसका कैप्सिड है जो इस प्रोटीन का बना हुआ है, अब इसके ऊपर ये वैक्यूल से जो लाइसोसोमल एंजाइम का जो एंजाइम्स निकलेंगे वो एंजाइम्स इसके कैप्सिड को ब्रोक कर देगा, तोड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका काम तो तोड़ना ही है ताकि ये टूटे और सेल उससे एनर्जी लेके अपना एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करे, वो सेल इस चक्कर में रहेगा। लेकिन सेल को मालूम नहीं कि वो जिसको तोड़ने जा रहा है उसके अंदर जहर है, उससे सेल को नुकसान होगा। और फाइनली इसका जो ये लाइसोसोमल नाम का जो एंजाइम्स है इस वायरस के जो कैप्सिड है जो प्रोटीन नेचर का है इसको तोड़ देगा। जैसे ये कैप्सिड टूटेगा तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। वो इतना फ्री हो जाएगा कि अब वो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी इजीली मूव कर सकता है, कहीं पर भी चला जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा, सब कुछ टूटा हुआ है, अब वायरस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि हाँ इसका जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करे, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल को तो एंगल्फ नहीं कर सकता है। फिर क्या करेगा वायरस, अब इसके अंदर आके अपना तांडव मचाना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो गया है। पहले प्रोटेक्टेड था, उसके कैप्सिड के जो प्रोटीन का जो एक लेयर था उससे घिरा हुआ था। अब वो जैसे कैप्सिड टूट गया, वो उसका घेराव, उसका रक्षा कवच टूट गया, अब वो बाहर निकलेगा और ये पूरे साइटोप्लाज्म में वो तैरता रहेगा। तैरते तैरते जैसे वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में जाएगा तो वो सेम चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो हम जानते हैं कि होस्ट सेल के पास न्यूक्लियस के अंदर उसका भी अपना जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड हुए, या तो इसमें भी डीएनए या उसमें भी आरएनए है, और इस वायरस के पास में भी या तो डीएनए या आरएनए है, तो इसमें भी डीएनए या आरएनए, इसमें भी डीएनए एंड आरएनए। तो क्या करेगा, जैसे जाएगा वैसे इसके न्यूक्लियस के अंदर ये घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए, इसके अंदर भी डीएनए आरएनए। तो ये न्यूक्लियस ये समझ नहीं पाएगा कि इसके अपने वाला न्यूक्लियस, अपने वाला आरएनए या अपने वाला डीएनए है, क्योंकि वो तो कोडेड है, वो तो प्रोटीन नेचर का है। तो वो समझ नहीं पाएगा कि अपने वाला है कि पराया वाला है, और वो अपनी तरफ खींच लेगा, कहेगा कि मेरा ही भाई है, मेरा ही अपना अंग है, मेरा ही पार्ट है। और ये न्यूक्लियस इसके वायरस के जो न्यूक्लियस है, वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए है, उसको अपने अंदर ले लेगा और उसको लगेगा शायद कोई पार्ट है जो बाहर मिसिंग है, घूम रहा है, लेकिन उसे थोड़ी मालूम है कि उसका अपना नहीं, वो तो पराये का है, और वो चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जैसे जाएगा वैसे न्यूक्लियस का जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर वो चेंज करना शुरू करेगा। सबसे पहले जो भी न्यूक्लियस से जो प्रोटीन बनते हैं, न्यूक्लियस से जो भी अदर न्यूक्लियर मटेरियल बनते हैं, अदर आरएनए या डीएनए बनता है, वो सारे मैकेनिज्म में यह अपना दबदबा बनाना शुरू करेगा। यानी कि ये न्यूक्लियस समझेगा कि मेरा अपना ही बाहर का कोई आरएनए या डीएनए घूम रहा है, तो अंदर लेगा, और जैसे अंदर जाएगा तो अंदर के न्यूक्लियस से वो अटैच कर जाएगा, और फाइनली अटैच करके वो अपने जैसा ही वो आरएनए या डीएनए बनाना शुरू करेगा। और जैसे आरएनए या डीएनए बनाना शुरू करेगा तो उसका अपना थोड़ी था, वो तो था बाहर का,
उसको समझ में नहीं आया कि वो उसका अपना है, उसको प्यार मोह माया में आके उसने अपने अंदर ले लिया उसको। अब पता चला कि भैया मोह माया के चक्कर में उसका अपना नहीं पराया था। अब वो बना के उसको रिलीज करा देगा। आज जैसे बन जाएगा तो उसको लगेगा अब वायरस का बन गया। अब वायरस का जैसे बना, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको बनाने में पूरी मदद की, और न्यूक्लियस ने बनाने में पूरी मदद की, तो जैसे न्यूक्लियस बना देगा वैसे वायरस का जो आरएनए या डीएनए बना वैसे रिलीज हो जाएगा और फिर से आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। वहाँ से निकल के आएगा ये साइटोप्लाज्म में, ये बन एंट्री किया और फिर ये साइटोप्लाज्म में रिलीज होने के लिए आएगा। अब ये न्यूक्लियस से बना के होस्ट सेल का न्यूक्लियस का अंदर घुस के वहाँ से बन के, और इसके कई सारे वायरस के छोटे छोटे जो न्यूक्लियस के पार्ट्स है, जेनेटिक मटेरियल अब उसका तैयार हो चुका है, बन गया है। जैसे जेनेटिक मटेरियल तैयार हो गया है वैसे ही इसके अंदर रिएक्शंस होते रहेंगे, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, इस डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल जो बनाया था, तो जब जेनेटिक मटेरियल बनता है, आरएनए या डीएनए बनता है, तो उसमें कई सारे रिएक्शंस होते हैं और कई सारे आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, सिंथेटिक आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसफ़र आरएनए को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस आरएनए को इन्फॉर्मेशन भेजेगा और फिर फाइनली वहाँ से बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए केवल उसका जेनेटिक मटेरियल बनाने में इंफॉर्मेशन नहीं भेजता, बल्कि उसके लिए जो एसेंशियल प्रोटीन चाहिए उस एसेंशियल प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए इस डीएनए का अंदर जो भी इस घटना घटेगी, इस डीएनए का जो मैसेंजर आरएनए है, ये इसका जो आरएनए है वायरस का आरएनए, या इसका अपना मैसेंजर आरएनए बना देगा और फिर फाइनली इससे मैसेंजर आरएनए से इसका ट्रांसफ़र आरएनए, सिंथेटिक आरएनए बनने के साथ साथ ये मैसेंजर आरएनए इसके जो एसेंशियल प्रोटीन है वो भी बनाएगा। अब वो एसेंशियल जो प्रोटीन बनाएगा, तो वो एसेंशियल प्रोटीन वायरस को क्या करेगा, एक कवच ही चाहिए ना, अब तो एक प्रोटेक्शन वाली लेयर, जैसे कि पहले प्रोटेक्शन वाली लेयर में था वैसे भी इसको केवल प्रोटेक्शन की लेयर चाहिए। जेनेटिक मटेरियल तो अंदर से बन ही चुका है, तो मैसेंजर आरएनए ही वो क्रोमोसोम को कमांड करेगा कि वो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन को कवर करने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो प्रोटीन बना के दे दे, तो वहाँ से इसको प्रोटीन भी मिल जाएगा। यानी वही मैसेंजर आरएनए उसके आरएनए को बनने में या उसके जेनेटिक मटेरियल को बनने में या डीएनए को बनने में मदद किया, प्लस साथ साथ एसेंशियल प्रोटीन को भी बनने में मदद किया। और इसका एसेंशियल जो प्रोटीन है वह है कैप्सिड, हम जानते हैं। अब इसका कैप्सिड भी बन चुका है, और जैसे इसका कैप्सिड बनेगा वैसे सेल क्या इसके अंदर रहने वाला है? बिल्कुल नहीं रहेगा। और जैसे बनेगा तो या तो इस सेल को फाड़ देगा, नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, और नहीं तो तुरंत इस सेल के अंदर से निकल जाएगा। यानी कि सेल के अंदर आएगा, यहाँ से फिर चिपकेगा और चिपक के एक्सोसाइटोसिस करेगा, और या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस यहाँ पे पैदा करवाएगा, और धीरे धीरे इसमें उभार सी आएगी, बल्जेस होंगे, और फिर फाइनली ये इस सेल होस्ट सेल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इसके पास अंदर घुसा था एक और बाहर निकला इसकी 3, यानी कि इसके कई सारे 3 के 3 इसके बच्चे पैदा हो गए। और इसने अपने तरीके से नहीं किया, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी अपना मशीनरीज या अपना मैकेनिज्म नहीं था, तो उसने होस्ट का सारा सिस्टम इस्तेमाल करके और अपना कर लिया। इस तरीके से वायरस का पूरा रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वायरस के रेप्लिकेशन में ऐसा क्या क्या है। तो कुछ पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि वायरस के जो रेप्लिकेशन है इसमें पूरे चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते हैं, तो अलग अलग स्टेप को एंट्री करना से लेके अब सिंथेटिक होना, बाहर रिलीज होने, कोई अलग अलग स्टेप का नाम लिखा गया है और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप है जिसका नाम है एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट। इसका मतलब है कि एक वायरस किसी होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से जब आके अटैच किया था, उसी अटैचमेंट को आके जो जुड़ा था उसी को एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट बोलते हैं। यानी पहला आके जुड़ेगा, इसी को बोल रहा है गेट एडजॉर्ब ऑन द होस्ट सेल सरफेस बाय रिसेप्टर, यानी कि इसके रिसेप्टर से वो जाके अटैच कर गया, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा है अब तो इसमें एंट्री कर गया, इसके बाद क्या है, अब इसकी छेद करके अंदर घुसना है।
तो उस वाले स्टेप को बोलते हैं पेनिट्रेशन, यानी कि उसके अंदर छेद करके अंदर जाना, चाहे वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू जाए या उसके जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें मॉडिफिकेशन करके अंदर जाए। तो इसमें क्या वायरस पार्टिकल्स इन होस्ट एज अ होल इधर बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फेगोसाइटोसिस, यानी वायरस पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है पूरी होस्ट के जैसे, यानी होल के जैसे, या दैट मीन्स कि वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल अकेला नहीं जाता, केवल एनवेलप नहीं जाता या कैप्सिड नहीं जाता, पूरी की पूरी वायरस ही अंदर घुस जाती है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, वही बात कह रहा है, या तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू या फिर फेगोसाइटोसिस के थ्रू। अब उसके अंदर घुस जाता है। तीसरा क्या है, अनकोटिंग। अनकोटिंग कहने का मतलब है जो इसका एनवेलप है, इसका जो कैप्सिड है वो ब्रोक डाउन होकर टूट फूट होके उसके अंदर का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्री हो जाए। इसमें देखिए क्या है, कैप्सिड इज अ ब्रोकन डाउन बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। जो इसके अंदर से वैक्यूल्स के जो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स है ये रिलीज होंगे और उसके कैप्सिड को तोड़ डालेंगे इन द साइटोप्लाज्म एंड डीएनए या आरएनए आर फ्री, डीएनए एंड आरएनए ऑफ वायरस आर रिलीज्ड फ्री, यानी कि जैसे टूट जाएगा तो उसके डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद मेन चीज़ें शुरू होगी, बायोसिंथेसिस। अब अंदर घुस गया, अब उस घुसने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर जाके उसका सिंथेसिस करना, अपने जैसे जो आरएनए या डीएनए है वैसा बनाना। जब इस तरह से होता है तो देखिए इसमें न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस डायरेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए ऑफ द सेल, यानी कि वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है जो आरएनए या डीएनए के रूप में है वो डायरेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को सेल का टू सिंथेसाइज वायरल डीएनए या आरएनए, वायरल डीएनए या आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स फॉर रेप्लिकेशन, यानी कि वायरल डीएनए या आरएनए को सिंथेसाइज करने के साथ साथ जो प्रोटीन कंपोनेंट है रेप्लिकेशन के लिए उसके लिए भी कमांड करता है। सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अब इस सिंथेसिस को कुछ स्टेप्स के थ्रू समझाने की कोशिश किया गया है। पहला स्टेप्स अगर देखें तो कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम वायरल न्यूक्लिक एसिड, यानी सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है मैसेंजर आरएनए का, किससे, वायरल न्यूक्लिक एसिड से, यानी जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है इससे इसका मैसेंजर आरएनए बनता है पहले, और फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू अर्ली प्रोटीन। अब ये मैसेंजर आरएनए है अर्ली प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, यानी पहले उसका मैसेंजर आरएनए बना फिर अर्ली प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, देन रेप्लिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, और देन उसके बाद वायरल जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर रेप्लिकेट किया और निकल गया। वही जो मैंने आपको बताया, सिंथेसिस ऑफ लेट और स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच आर द कंपोनेंट ऑफ डॉटर वेरियोन कैप्सिड। उसके बाद इसका जो भी डॉटर वेरियोन की जो कैप्सिड चाहिए वो बना दिया। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, जैसे इसका वायरस का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए या डीएनए के रूप में जैसे अंदर करेगा तो इसके अंदर रिएक्शंस होंगे। वो रिएक्शंस कई रूपों में होंगे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, सिंथेटिक आरएनए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे, और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रिजल्ट में ये इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रेप्लिकेशन हो जाएगा। कई सारे इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आरएनए या डीएनए जो भी था वो बन जाएगा, और बनने के बाद एसेंशियल इसका प्रोटीन भी बना देगा जिसको कैप्सिड बोलेंगे, और देन सब कुछ बनने के बाद ये मैच्योर कर जाएगा। मैच्योरेशन का मतलब कि इसके ऊपर अब कैप्सिड भी लग गया, अब मैच्योरेशन हो गया, फाइनली बाहर रिलीज हो गया। इस तरीके से इसका पूरी तरह से रेप्लिकेशन होता है। अगली वीडियो में वायरस के किस तरीके से पैथोजेनेसिस होता है, यानी वायरस किसी होस्ट के अंदर जब एंटर करता है तो किस तरीके से पैथोजेनेसिस रिलीज करता है या पैथोजेनेसिस कैसे करता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।